इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बात करेंगे उन वादों की, उन दावों की और उन दावों वादों की हकीकत की जो बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करती है ये सरकार, केंद्र की सरकार, लेकिन उसका सच बदनुमा सच है। एक मासूम और सात शैतानों ने मिलकर एक मासूम की अस्मत को तार तार कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले नूंह से हैवानियत की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर सूबे में कहां सुरक्षित है आधी आबादी, कहां है सुशासन का दम भरने वाली सरकार और कहां है कानून के रक्षक जो सदैव सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करते हैं। क्योंकि एक के बाद एक हैवानियत सामने आ रही है और कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि यहाँ मसला आधी आबादी की सुरक्षा का है। नूंह में नाबालिग दलित से बंदूक की नोक पर गैंगरेप, अपर कास्ट के 7 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से गैंगरेप की पुष्टि। 19 अगस्त को नाबालिग से हुआ था गैंगरेप। 20 अगस्त को पीड़ित पक्ष का थाने में मामला दर्ज हुआ। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी पक्ष पर राजीनामे के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। राजीनामा ना करने पर धमकी दे रहे हैं। अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए यह नाबालिग पीड़िता आई थी। लड़का है, 4 तो मुंह पर पिछन गए, 3 ना पिछने। जब 4 जो हुए मुझे जोआर में ले गए खींच के। नहीं जब जोआर में ले गए तो 4 ने मेरे गला ऐसे करी थी, फिर 4 ने करी थी। 3 हम पे पिछने ना आए, डांठा लगा रखा है उन 3 ने। 4 मुँह जार में ले गए, मेरा आवाज भी ना निकलन दी, मुंह बंद कर ली, लत्ता भर दिया मेरा मुंह में। 4 ने मेरे गला ऐसे नहीं थी करी। फिर हम इतनी बात हुई थी जी। हम एसपी के सामने पेश हुए। हमारी भांजी के साथ में जो 4 आदमियों ने गलत किया वो हमने जो है 20 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया। अभी तक वो अरेस्ट नहीं करे गए और हमारे लिए धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें मार देंगे और गालियां गलौज करी जा रही हैं और हमें घर में नहीं घुसने दे रहे। मुझे 4 दिन घर में घुसे हो गए। ये जी हम जाति के फ़कीर हैं और ये लोग जो हैं ये जाति के हैं, दबंग हैं। अब मैं तो जो है गरीब आदमी हूँ। ये जो है ज़बरदस्ती जो है हर जो काम कर रहे हैं ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वहीं जब मामले में कार्रवाई न होता देख पूरा पीड़ित परिवार अपने जानकारों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी साहब को पूरी आपबीती बताई तो एसपी साहब ने पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज दिया। वो जो जिनने ये काम किया है वे मेरे पास में आए, भाई रिश्तेदार, हाँ तू इधर आगो, कह तो इंसाफ ले जा, नहीं तो है मारेंगे। मैंने कि बताओ भाई कैसे दोगे इंसाफ मुझे। मैं यह चाहता हूँ कि मैं इस गांव से, पूरे गांव की ये भाणजी है, ये इंसाफ करके मुझे दे दें। नहीं देवें तो मेरे पास में कुछ होगा तो मैं कर लूंगा, ना तो अपने घर पे जाऊंगा। इस मामले ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी की अस्मत को रौंद दिया गया हो। 19 अगस्त साल 2016 गुड़गांव में एक युवती से रेप। 13 अगस्त 2016 नूंह में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित का दर्द सामने आया। 22 दिन बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। 13 अगस्त 2016 फतेहाबाद में पुलिसकर्मी पर यौन शोषण का आरोप।
9 अगस्त 2016 बादशाहपुर में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप। 4 अगस्त 2016 पंचकुला में नाबालिग लड़की से रेप। साफ है कि ये आंकड़े हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार दोनों को बखूबी आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्यों सूबे में सुरक्षित नहीं है बेटियां? कब तक इंसाफ के लिए ठोकरें खाएंगी पीड़िता? क्यों रेप जैसे संगीन मामलों में पुलिस लापरवाह है? क्या पुलिस सिर्फ पावर और पैसे वालों की है? क्यों अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? राजनीतिक मंचों से आधी आबादी की सुरक्षा के दावों और वादों का गूंजना उतना ही आम है जितना आम इन दावों और वादों का टूटकर बिखर जाना है, क्योंकि हरियाणा में आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप, यहाँ तक कि गैंगरेप तक आम बात हो चुकी है। और आम बात ये भी है कि पीड़ित को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। भले ही ये सब आम हो गया हो, लेकिन ना तो ये अपराध आम है और ना ही ये अपराध करने वाले अपराधी। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की जंजीरों से जुड़े सिस्टम ने जघन्य अपराध को भी आम अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सूबे की लचर कानून व्यवस्था पर सरकार को गहन मंथन करने की जरूरत है। मेवात से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए शुरू करते हैं बात और शुरू करते हैं पड़ताल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने सारे मामले लगातार एक के बाद एक आते हैं। उसके बावजूद क्या पुलिस सच में लाचार है? समाज सच में इतना बेकार हो गया है? न सामाजिक स्तर पर हम इसको रोक पा रहे हैं, न प्रशासनिक स्तर पर इसको रोक पा रहे हैं। आखिर हम इतने लाचार क्यों हैं? एक बड़ा प्रश्न है। अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक इस तरह के मामले आते हैं और उसके बावजूद हर बार एक और मामले के आने का इंतजार होता है? हम रोक क्यों नहीं पाते हैं इसको? देखिए गौरव, जो बलात्कार है वो एक समाज के माथे पे कलंक है। और यहाँ तक है कि जो सभ्य देश हैं, विकसित देश जिनको बोलते हैं, जहाँ की पॉलिसिंग बहुत बढ़िया है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो वहाँ भी ये कलंक हटा नहीं है। तो ये एक सोच है, कुंठित मानसिकता है। तो इसको हम बीमारी कह सकते हैं, मानसिक बीमारी, और कुछ नहीं है ये। तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। और देखिए, पुलिस इस बारे में और ज्यादा सख्त होनी चाहिए। कानून के सख्त होने से बात नहीं बनेगी। पुलिस जो कार्रवाई है वो त्वरित हो तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और देखिए, ये जो मामला है, देखिए हमारी सहानुभूति उस बच्ची के साथ है जिसके साथ ये गलत काम हुआ, घिनौना काम हुआ। और हम ये आशा करते हैं जिन्होंने गलत काम किया उनको तुरंत दंड दिया जाएगा, कठोर। लेकिन साथ में कुछ और भी पहलू हैं। अगर मेवात एरिया की बात की जाए, आपको शायद नहीं पता हो, मेवात एरिया, हालांकि इस मामले से कोई उसका सीधा संबंध नहीं है। मैं एक सामाजिक जो वहाँ बात है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मेवात जब गुड़गांव से अलग नहीं हुआ था, मेवात जिला, तो एक प्रचलन था मेवात में कि विरोधी पार्टी को फंसाने के लिए रेप का आरोप लगाना। ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था। ये बात 1990 और 2000 के दशक की है। तो उस समय क्या था कि अगर किसी दो परिवारों की रंजिश है तो एक परिवार दूसरे परिवार पे रेप तक का आरोप लगा दिया जाता था। एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था इसको। तो ये बात बड़ी निंदनीय है। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी अवेयरनेस लाई गई, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लाई गई, वहाँ पे सामाजिक अवेयरनेस भी लाई गई कि भाई ये बात गलत है, आप इस तरह की। होता ये था कि उस समय जितने थाने थे मेवात क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं दर्ज होती थी वो रेप की होती थी, और उसमें ज़्यादातर मामले गलत और फर्जी पाए जाते थे। उनका मकसद ये होता था कि विरोधी पार्टी को फंसाना, जिनके नाम दिए गए हैं। लेकिन हाल ही में लगभग आप कह लीजिए 10 साल से इस तरह के मामलों पे रोक लगी है, काफी हद तक रोक लगी है। और अब जो मामले आ रहे हैं वो काफी हद तक सच्चाई के करीब होते हैं। तो ये कह के हम मामले को हल्का नहीं कर सकते कि किसी पे झूठा फंसाने का आरोप लगाया गया हो।
हाँ, लेकिन ये ऐसी बातें होती थी। लेकिन तो जी हम इसलिए ज्यादा सवाल पूछने पड़ते हैं हमें कि यही वो इलाका है जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ और 22 दिन तक पुलिस ने मामला दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई। जब मीडिया ने शोर शराबा मचाया, मीडिया ने हाय तौबा मचाया, मीडिया ने इस पर प्रश्न खड़े करने शुरू किया, उसके बाद मामला दर्ज हुआ। देखिए गौरव, मैंने जो बात कही आप उसको समझने का प्रयास करें। वहाँ के समाज के साथ साथ पुलिस की भी मानसिकता यही है। अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए वो लोग कि पहली दृष्टया उनको ये लगता है कि मामला झूठा ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ इस तरह की चीज का चलन था। तो पुलिस पहले ये सोचती है कि हो ना हो ये मामला झूठा हो, किसी को फंसाने की साजिश तो नहीं है। तो उसमें लेकिन वो भी अगर पुलिस वो भी कह रही है तो या उसके दिमाग में ये अगर बात है तो भी उसको मामला दर्ज करके ही जांच शुरू करना चाहिए, और उसके बाद अगर जांच में जो आरोप लगा रहे हैं वो पार्टी झूठी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, मामला तो फिर भी दर्ज करना चाहिए। देखिए गौरव, क्या है कि यहाँ पे जो पुलिस का व्यवस्था है, जो FIR की व्यवस्था है, समनिंग की व्यवस्था है, जो अदालत में कार्रवाई की व्यवस्था है, वो इतनी कठिन है। मैं अदालत पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि कितने मामलों में ऐसा होता है कि अगर झूठे FIR दर्ज कराई जाती है तो उसके ऊपर दोबारा कोई FIR दर्ज की जाए। मुझे नहीं लगता कि हर मामले में ऐसा होता, कोई विरला ही जिसमें दमखम बच जाता है एक मुकदमा झेल लेने के बाद। तो बात आप समझिए, एक बार FIR अगर दर्ज कर ली गई तो उसको कैंसिल करना या उसको पूरा प्रूव करना पूरे मुकदमे को चला के और फिर दोबारा से उस आदमी पे दूसरे आदमी पे FIR दर्ज कराना एक बहुत कठिन काम है। तो हालांकि 22 दिन बहुत होते हैं। सच्चाई का पता तो अगर इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर, तो तुरंत पता लग जाता है कि गड़बड़ कहाँ पे है। और उस दौरान मुझे याद है कि उस बच्ची के पिता ये कह रहे थे कि अगर आप जांच कर लो और अगर हम गलत मिले तो हमारे खिलाफ केस कर दो। यहाँ तक अगर कोई पिता कह रहा हो। नहीं, देखिए जो हमारी संविधान है उसमें दंड प्रक्रिया है, जो धाराएं हैं और जो बिल बने हैं वुमेन सेफ्टी के, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सबूत ढूंढो या ये तहकीकात करो। उसमें पीड़िता का बयान ही काफी होता है और कोई जरूरत ही नहीं है। अगर पीड़िता ने ये कहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो उसकी बात को दर्ज करे। लेकिन क्या है कि जो माइंडसेट की मैं बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। कानून एक अलग चीज है, पुलिस का एक माइंडसेट अलग चीज है। पुलिस के या किसी अधिकारी के माइंडसेट के हिसाब से तो कानून काम नहीं करेगा ना सर। नहीं, बिल्कुल माइंडसेट एक अलग चीज है, कानून बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन क्या है कि वो एक प्रैक्टिस बनी हुई है। मतलब जंग लग गई है, उसको छुड़ाने की जरूरत है। जंग नहीं लग, आप समझिए, कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। हम सीधा सिर्फ पुलिस को कटघरे में खड़ा करें ये भी गलत होगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की प्रैक्टिस हुई है जी। मतलब वक्त में जो पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से पुलिस एक बार हिचकिचाती है, लेकिन 22 दिन तक हिचकिचाना बहुत गड़बड़ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के मामले पर ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला दर्ज तो हो गया लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों है और कब तक होता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। को तू छू के दिखा और वरना हट्टी से जल बीच कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना गोल धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए हट्टी से जल बीच कर दूंगा पाँव
होली हार्ट एडवांस कार्डियक केयर एंड रिसर्च सेंटर। 4 कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अत्याधुनिक मशीनों, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम के साथ यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ मरीजों का रखता है पूरा ख्याल। हमारा लक्ष्य है सभी मरीजों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से समय रहते विश्व स्तरीय इलाज प्रदान करना। फ्लैट पैनल चैथ लैब के साथ साथ हाईटेक ICCU की सुविधा भी उपलब्ध है। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि हम बेटियों की अस्मत को बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको बेहतर भविष्य देने के लिए क्या सिर्फ बातें करते रहेंगे या उनके खिलाफ जो ये अपराध होते हैं उनसे लड़ने के लिए पुख्ता हमारे पास तंत्र भी होगा। अब नेहरा साहब, कानून बहुत सारे हैं और बहुत सख्त कानून है, क्या उसको जमीन पर उतारने में कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से एक के बाद एक इतने मामले आते हैं और वो खौफ जो होना चाहिए, वो डर जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है? देखिए गौरव, मेरा मानना तो ये है कि बहुत ज़्यादा कानूनों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सख्ती दिखानी है तो इन्फोर्समेंट में आप दिखाइए, कानून लागू करने में आप सख्ती दिखाइए। कानून लागू होने के बाद आप न्याय देने में आप कितनी जल्दी करते हैं और तब आपको ये होगा एहसास कि हाँ, किसी के साथ न्याय हुआ है। अब देखिए, इसके लिए कानून तो बना दिए सरकार ने। पिछली गवर्नमेंट में जो दामिनी कांड हुआ था तो बड़ा एकदम बहस उठी थी। हालांकि उससे पहले जो बहस चल रही थी पूरे देश में, तो वो बहस ये थी कि जो स्त्री विरोधी जो कानून है वो बहुत सख्त है, और खासकर जो दहेज प्रताड़ना वाला जो केस है, जो कानून है, उसको थोड़ा सा लिबरल बनाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन क्या है कि अचानक ऐसा मोड़ लिया भाग्य ने कि बजाय वो लिबरल करने के और ज्यादा टाइट हो गए। अब तो ये कानून तक बना दिया कि आप किसी महिला को
30 सेकंड से ज्यादा देख नहीं सकते लगातार, तो ये भी एक कानून का उल्लंघन है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई दोषी है, दोष हुआ है किसी का, तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ क्या हो कि मामले की जो सुनवाई है वो तुरंत होनी चाहिए, कि 1 महीने में 2 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ। तब तो ये है, नहीं तो अगर मान लिया 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में फैसला आया तो क्या फैसला आया, और उसके बावजूद भी क्या है कि मान लिया लोअर कोर्ट में फैसला आ गया 3-4 साल में, 1-2 साल फिर हाई कोर्ट में लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी 1-2 साल, तो उसमें क्या है कि जो दोषी होते हैं तो उनको फायदा मिल जाता है। अच्छा, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो भी ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए इतना ज्यादा वक्त मिल जाता है। सबूत कई बार हमने देखा है बिक जाते हैं या उनको मरवा दिया जाता है। कई मामलों में तो ये भी बातें निकल कर सामने आई, जो सबूत हैं वो मिट जाते हैं। गुरु देखिए, सबूत तो नहीं मिटते, क्योंकि फोरेंसिक जांच होती है, जो जांच रिपोर्ट आती है वो सुरक्षित रहती है, सारी चीजें सुरक्षित रहती है। लेकिन असली में दिक्कत क्या है, आप ये इस बात को समझिए, जो दोषी पक्ष है उसको तो भूल जाइए, जो पीड़ित पक्ष है बार बार जाना, गवाही देना, और हमारी जो अदालतों का है एक और भी जबरदस्त लफड़ा है। उसमें क्या है कि अगर कल की किसी की तारीख है तो समनिंग की जो एक सेट लैंग्वेज है कि आपको 10 बजे पहुंचना है। अगर मान लिया 10 बजे वो पहुंच गया और उसका केस का नंबर आया 3 बजे तक, वो 3 बजे तक वहां पे क्या करेगा? और ये भी नहीं है कि वो 3 बजे तक कहीं चला जाए। अगर मान लिया इस तरह की सुविधाएं हो जाएं कि मान लिया आपका केस है वो 12:30 बजे सुना जाएगा तो आप 12:30 बजे आइए, आपका केस दोपहर बाद सुना जाएगा तो दोपहर बाद का उस पर नंबर डालिए। जितने भी उस दिन समनिंग के केस होते हैं सभी को सुबह 10 बजे की तारीख दे दी जाती, डेट दे दी जाती है, सॉरी टाइम दे दिया जाता है। मतलब वो फजीहत झेलनी पड़ती है, फजीहत झेलनी पड़ती है, बार बार झेलनी पड़ती है। तो जलालत का एक इतना ज्यादा वो हो जाता है कि पीड़ित पक्ष भी ये समझने लगता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी एफआईआर दर्ज करवा। मेरा सा बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि जो पीड़ित है उसको ही प्रताड़ित भी होना पड़ता है। इस कानून की प्रक्रिया को कानून के रखवालों ने इतना जटिल क्यों बना दिया है, ये भी एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा, तब जाकर शायद थोड़ी और सुरक्षित हमारी महिलाएं हो पाएंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Tao